प्यारे बच्चों, आज फिर हम गया गाइडेंस के तरफ हिंदी क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम लोगों को आप लोगों को काव्य खंड से पाठ नंबर 4, पाठ नंबर 5 और पाठ नंबर 6 की हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो भी हम लोग काव्य खंड में पढ़े हैं उसमें हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हुए आदिकाल से तो हमने किसी कवि का नहीं पढ़ा, पढ़ना भी नहीं हमको, लेकिन भक्ति काल से हमने एक कवि गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा था और दूसरे कवि हमारे रस खान जी के बारे में पढ़ा था और फिर हम रीतिकाल से घनानंद जी के बारे में पढ़े हैं। आज जो हमारी शुरू होने जा रही है, जो भी हमारे कवि हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल को भी आपको जैसे पता होगा कि बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद और नई कविता की तरफ जैसे जैसे हमारी हिंदी साहित्य बढ़ती गई उसमें जो हम आधुनिक काल में पहला युग जो है हमारा भारतेंदु युगीन कवि हम बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी जी का स्वदेशी पढ़ने वाले हैं। और स्थिति हमारी वैसी थी आधुनिक काल में। रीतिकाल में क्या था, मुस्लिम शासकों का राज्य था, लेकिन आधुनिक काल में हमारा क्या था, अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का शासन इतना हमारे ऊपर हावी हो चुका था कि हमारी पूरी जनता, भारतीय जनता जो थी उस गुलामी के दलदल में धंस चुकी थी और उससे उसको निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें पूरी तरफ से रस रम गई थी कि क्या उनका वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, बातचीत, हर तरीके से भारतीय जनता पर अंग्रेजी शासन का अतिक्रमण हो चुका था और उसके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसी को देखते हुए नवजागरण के तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भारतीय जनता को जो गुलामी की दस्ता से जकड़ी हुई थी उसको जगाने के लिए, उसके जमीर को जगाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कविता के माध्यम से, दोहा के माध्यम से बताते हैं जो कि हमारे भारतीय जनमानस पर प्रभाव डालता है और जिसके कारण जागृति पैदा होती है। और दूसरा जो पाठ हमारा है सुमित्रानंदन पंत जी, उसके कवि हैं भारत माता ग्रामवासी। उसमें क्या हुआ कि हमारे प्रेमघन जी ने तो उनको जगाया, लेकिन उसको और जागृत करने का काम किसने किया अपने कविताओं के माध्यम से, सुमित्रानंदन पंत जी ने किया। उसके बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिल गई और जनता का शासन क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हम हैं, जिसके कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में उस जनता के ताकत को प्रदर्शित किया है जब हमें स्वतंत्रता मिल गई और जनता का ताकत क्या है, उसके अधिकारों का वर्णन किया है। आज हम 3 जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह पूरे जोश से भरा हुआ और हमारी गुलामी की जो दास्तां थी उससे मुक्ति दिलाने वाली जो कविताएं रही है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा से पहले हम कवि की बात कर लेंगे, कवि के जीवन संबंधी बातों को जान लेंगे, फिर हम इनके दोहों की तरफ चलेंगे और उसको समझते हुए छोटे छोटे प्रश्नों के साथ हम लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे और पाठ को क्रमबद्ध आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए आज आप लोगों को हम डिस्प्ले के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से और बताना चाहते हैं कि चौधरी जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं उनका जीवन चरित्र क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वदेशी जो हमारा कविता पाठ है, आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि स्वदेशी कविता पाठ के कवि का नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऐसे इनको प्रेमघन के नाम से हम जानते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे हिंदी साहित्य में ऐसे कवि हैं जिनको उपनाम से जाना गया है। जैसे आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि स्वदेशी, इसी पाठ को हम ले लेते हैं कि स्वदेशी पाठ के कवि का नाम क्या है, तो क ऑप्शन रहेगा प्रेमघन, ख हो सकता है दिनकर, ग हो सकता है पंत और घ हो सकता है निराला। जब इस तरीके से आपको वहां पर चर्चा होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझना होगा कि प्रेमघन का अर्थ क्या है, बद्री नारायण चौधरी, पंत का अर्थ क्या है, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर का अर्थ क्या है, रामधारी सिंह दिनकर और निराला का अर्थ क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरीके से उपनाम को भी आपको जानना होगा और पूर्ण नाम को जानना होगा। तो यहाँ पर हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जिनका जन्म 1855 ईस्वी सन, ये सब आपको पूरा याद रखना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कवि से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। और जन्म स्थान इनका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में और भाषा इनकी अवधी भी रही है, ब्रज भी रही है और खड़ी बोली हिंदी। क्यों ऐसा, क्योंकि अवधी और ब्रज हमारी रीतिकाली की भाषा रही है और रीतिकाल से जब आगे हम बढ़े भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग क्या है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत कम समय में उन्होंने ऐसी रचनाएं लाई, ऐसी बातें कही जिसके कारण उनके नाम पर एक युग स्थापित किया गया और उसी युग के तहत ये भी आते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था कि हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। इतनी स्थिति भारत की दुर्दशा हो गई थी कि देखे से भी नहीं देखी जा रही थी। उसी को माध्यम बना के उसी युग के कवि जो हमारे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी कहते हैं इनकी भाषा अवधी, ब्रज और खड़ी बोली हिंदी का सूत्रपात मानी है उस समय से। प्रमुख रचनाएं भारत सौभाग्य इनकी रचना है, प्रयाग राम गमन नाटक है, जीर्ण जनपद इनका काव्य है। इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी। आपको पूछ सकता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने। फिर कहता है कि ये आनंद कादंबनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया है। पूछ सकता है कि आनंद कादंबनी का संपादन किसने किया था, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। इनकी संपूर्ण रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संग्रहित है। इनकी जितनी भी इन्होंने रचनाएं की एक सर्वस्व नामक एक किताब उसमें लिखा गया है। और ये राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना के कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी सन में हो गई। अब कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जिनका जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु उनकी 1885 में हो गई, लेकिन उन्होंने एक युग कवि के रूप में अपना स्थान इस भूमि पर रखा और उसी के तरह ये लोग उनको आदर्श माने। यानी इनके आदर्श कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम आते हैं कविता के तरफ। कविता में स्वदेशी कविता में कवि कहना क्या चाहते हैं, क्या स्थिति हमारे देश की है। जब गुलामी पूर्ण रूप से हमारे ऊपर हावी हो चुकी थी, भारत जनमानस एकदम उसके अंदर अपने आप को मान चुका था कि हम गुलाम है और स्वतंत्र होने कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उस समय इसके जनमानस के मन मस्तिष्क को जगाने का काम किया गया। और बता रहे हैं कवि कहते हैं इसमें हमारे बता रहे हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रीति रीति लखात भारतीयता कछु न भारत में दर्शात। कवि कहता है कि जहां देखो भारत में हर जगह विदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार है। विदेशी वस्तु, विदेशी भाषा, विदेशी रीति नीति, रहन सहन, हर चीज विदेशी हो गई है। कहीं पर भी हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जहां कि भारत का दर्शन हो, भारत का रूपरेखा दिखाई दे, भारत की बातें हो, कहीं पर ऐसा हमें दिखाई देता नहीं है। फिर कवि कहता है कि मनुज भारती देखी को शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की दो कह है ये क्रिश्चियन। कह रहा है कि मनुज भारती, भारत के जो लोग हैं देखने से पहचान में नहीं आ रहा कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है और कौन क्रिश्चियन है। सब मिक्स कल्चर में चला है यार, सबका रूप एक ही हो गया है, अंग्रेजी कल्चर। यह कह रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि परदेशी पाए। विद्या परदेशी पढ़ रहा है यानी अंग्रेजी साहित्य को पढ़ करके, क्योंकि अंग्रेजों का राजा था, और कलरकी का ज्ञान प्राप्त करके और बुद्धि भी उसकी विदेशी हो गई। पढ़ाई भी विदेशी, बुद्धि भी विदेशी, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। कह रहा है कि इनको परदेश के चाल चलन भी, उठना बैठना बोलना चलना फिरना सारी चीज क्या उनसे इनको अच्छा लग रहा है, परदेशी अच्छा लग रहा है, यानी दूसरे देश का, अपने देश का नहीं। कवि फिर आगे कहते हैं कि ठटे विदेशी ठाट सब वन्यो देश विदेश आ सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता कलेश। कह रहा है कि अपना ठाट बाट भी विदेशी, पहनावा भी वैसे ही बना लिया है और चापूर्ण रूप से लोग विदेशी हो गए हैं। कहीं भी इनके अंदर भारतीयता लेस मात्र का भी नहीं रहा, जिसके कारण हमारे देश में स्वतंत्रता कैसे आएगी, कैसे हम अपने आप को स्वतंत्र कर पाएंगे जब तक हमें अपने धरती से प्रेम नहीं होगा, अपनी भाषा से प्रेम नहीं होगा, अपने वेशभूषा से प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर स्वतंत्रता की जागृति आएगी कैसे, भावना आएगी कैसी। इसी बात को कभी चर्चा कर रहे हैं। ठटे विदेशी ठाट बस कर रहे कि सब कुछ हो गया, बोली सकत हिंदी नहीं, हिंदी नहीं बोलेंगे। क्यों भाई, क्योंकि स्थिति ऐसी उस समय अंग्रेजी काल में हो गई थी। कह रहा है कि बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करे अंग्रेजी उपभोग। हिंदी बोलता नहीं है, जहां भी भारतीयों से भी मिलता है तो अंग्रेजी ही बोलता है। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी ही वो क्या कर रहा है, खा रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा बोल रहा है और अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति,
अंग्रेजी जो वाहन भी चला रहे हैं, अंग्रेजी उनके पास से गाड़ी घोड़ा और वेश रीति नीति वसन वेशभूषा सब कुछ अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, सारी वस्तु जो है देश के विपरीत है। अपने देश में जो वस्तु है वह वस्तु वहां दिखाई नहीं दे रही है, पूरे विदेशी वस्तुओं का बोलबाला चारों तरफ व्याप्त हो गया है, जिसके कारण और गुलामी जो है प्रगाढ़ होते जा रही है भारतीयता के ऊपर और भारतीयों के ऊपर। कवि बता रहा है, फिर कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लगा। अगर कोई कह देता है कि हिंदुस्तानी है तो इनको अपने शर्म आती है, हिंदुस्तानी कहलाने में भी शर्म आती है, जिसके कारण कह रहा है कि भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात, और भारतीय जो वस्तु ये देखते हैं उसे घिन इनको आ रही है। ऐसे भारतीयों की स्थिति हो गई है भारत देश में, अपने आप को पूर्ण रूप से विदेशी मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर कभी कहता है कभी कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, चारों तरफ बाजार में भी हर जगह अंग्रेजी चाल ढाल दिखाई दे रही है। और देश कह रहा है कि हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, और बाजारों में चारों तरफ, हाट मतलब क्या है बाजार, जहां देखो वहां पर अंग्रेजी वस्तुओं का भरमार है, वही दिखाई दे रहा है। देसी का कहीं कुछ नहीं, स्वदेशी कहीं पर दिखाई ही नहीं देती, हर जगह विदेशी वस्तुओं का भरमार उस जमाने में चारों तरफ दिखाई दे रहा था। अगर कोई स्वदेशी वस्त्र पहन लिया तो उसको लोग घिन भावना और नीच दृष्टि से देखते थे। और यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिएंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। कह रहा है कि जो अपनी धोती नहीं संभाल सकते, जो अपना देश नहीं संभाल सकते, जो अपने वेशभूषा और अपने बातचीत अपनी भाषा को नहीं संभाल सकते, वे कहते हैं कि मैं इस देश का नेतृत्व करूंगा और इस देश को मैं चलाऊंगा, और अपने आप को नेता मान चुके हैं। इस तरीके से हमारे देश की स्थिति होगी, जिसके चलते स्वतंत्रता कहीं भी हमें दिखाई देती नहीं है। कभी फिर कहता है कि दास वृत्ति की चाह चहूं दिस चारों बन बढ़ाक, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। और इनके अंदर जो भी हमारे अंदर लोग हैं जो पढ़े लिखे अपने आप को मान चुके हैं, भारत में जो अपने आप को शिक्षित मान रहे हैं, जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, उनके अंदर दास प्रवृत्ति हावी हो गई है। वे चापलूसी करने में आगे निकल चुके हैं और उसी चापलूसी के चलते अपनी बड़ाई कर रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं, अपनी डफली बजा रहे हैं। ये सारी बातें कवि इस दोहे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। उस समय ये कविता लिखे थे जब हमारा देश गुलाम था, और लोगों के अंदर यह भावना पैदा करना चाहिए कि अपने आप से प्रेम करो, अपनी धरती से प्रेम करो, अपने वस्त्र से प्रेम करो, अपनी भाषा से प्रेम करो, तभी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। ऐसे आपको स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। प्रस्तुत कविता में प्रेमगंज जी ने यही बताया है कि उस समय पूरे भारत में विदेशी का बोलबाला था, भाषा से लेके वेशभूषा से लेके खान पान से लेके रीति रिवाज तक सब कुछ बदल चुका था और सभी विदेशी रंग में रंग चुका था। यह बात प्रेमगंज जी ने अपनी दोहे के माध्यम से बताई है। कुछ प्रश्न इसके अंदर आपको है, यहाँ पर मैंने इसका सारांश भी लिख दिया है, भाव भी लिख दिया, आप इसको अच्छे तरीके से देख के पढ़ के समझ, जो मैंने बातें बताई आपको दोहा के माध्यम से वह बातें इसमें लिखी हुई है, तो इसको आपको पढ़ लेना। अब इसके ऊपर हम चर्चा नहीं, थोड़ा सा आगे इसमें जाएंगे, यानी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस पार्ट से बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने 5-10 यहाँ बनाकर लाया है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स का मकसद यही है कि कम प्रश्नों के साथ आपको इस तरीके से तैयार कर दिया जाए कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे, जो बच्चा पास करने लायक नहीं है वह 50% से ज्यादा लाए, जो टॉप करने वाला है वो 90% से ज्यादा लाए, क्योंकि जो चीज उससे छूटने वाली है 5 मार्क्स 2 मार्क्स, उसी के लिए तो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और यहाँ पास होने के लिए चलाया जा रहा है। तो वैसे ही प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और वैसे ही प्रश्न हम लोग रिपीट बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ लिखा है कि आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, नागरी नीरद नामक पत्रिका किनकी है, किन्होंने आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो आपको शुरू में भी मैंने कवि परिचय में बताया था, उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। और एक चीज आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे उसको आपको प्रश्न भी पढ़ना है और चारों ऑप्शन को भी पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे जो समान रहते हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर रहता है। अगर आप जल्दीबाजी में उत्तर देते हैं तो गलत आंसर दे सकते हैं, इसलिए आपको
आपको ध्यान देना होगा। जयशंकर प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें उत्तर क्या है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, बी ऑप्शन है। दूसरा है जर्ण जीर्ण जनपद एवं भारत सौभाग्य किन की रचना है, किन की कृति है, यानी कि पाठ का ही नाम पूछेगा, वह आपके इनके प्रमुख रचनाओं से पूछ सकता है, सभी पाठों से। तो यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं जिन्होंने यह लिखा है। अगला जो है स्वदेशी पाठ के अनुसार हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं, यानी जो भी हिंदुस्तानी लोग हैं अब जब आपस में मिलते हैं तो किस भाषा में बात नहीं करना पसंद करता भाई? तो यहाँ पर कह रहा है कि स्वदेशी पाठ में अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा बात नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी, बंगला, हिंदी और तमिल। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक ए हो गया है, अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का प्रयोग वो लोग अपने में नहीं कर रहा, जिसके कारण हमारे यहाँ तक गुलामी और बढ़ रही, कवि बता रहा है। अगला जो आपका है, कवि प्रेमगंज को भारत में क्या नहीं दिखाई देता, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा भाई? तो धन, शिक्षा, स्वाधीनता और भारतीयता। प्रमुखता से भारतीयता की चर्चा की है, और भारतीयता का अर्थ सिर्फ भाषा नहीं, फिर वेशभूषा नहीं, सब कुछ जो हमारे देश की है उसी को भारतीयता कहा गया है। अगला जो है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? कौन से पुस्तक था जिससे कविता ली गई है या दोहा ली गई है? तो इनका कह रहा है कि प्रेमगंज सर्वस्व, जिसमें सारी इनकी रचनाएं उसी से ली गई है। प्रेमगंज सर्वस्व यहाँ दिया हुआ है। अगला जो है आपको कह रहा है कि प्रेमगंज अपना आदर्श किसे मानते थे, कौन से कवि को अपना आदर्श माने? तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर एक युग भी चला है, भारतेंदु युग। अगला जो आपको है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? छंद, देखो छंदों की चर्चा, काव्य आप पढ़िएगा तो उसमें रस, छंद, अलंकार और शब्द शक्ति। तो यहाँ कौन सा छंद है भाई? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है और कविता है। तो यहाँ पर 4 दिया कि चौपाई, सोरठा, दोहा और छप्पा में क्या है भाई? तो दोहा छंद में यह पूरी कविता लिखी गई है। अगला जो आपको है, प्रेमगंज जी किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने एक समाज बनाया था उस समय, उस समाज का नाम क्या है? तो धनी समाज, आर्य समाज, रसिक समाज और भक्त समाज। तो इनमें सी ऑप्शन है उनका, रसिक समाज की उन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। आपको प्रश्न यह आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इसके अंदर है जिसकी हम चर्चा करेंगे। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती, क्या कारण है, क्यों उसको भारतीयता नहीं दिखाई दे? क्योंकि भारत का सब कुछ बदल चुका है। क्या क्या बदल चुका है? कवि कहते हैं कवि को भारत भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि लोगों के आचार विचार, वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, भाषा सब कुछ बदला हुआ कवि को दिखाई देता है। 4 दिन महान परिवर्तन, लोग विदेशी रंग में रंगने के कारण, विदेशी रंग में पूर्ण रूप से रंग है, इसीलिए भारतीयता पूर्ण रूप से समाप्त होगी, भारतीय संस्कृति उसको दिखाई नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन है, कवि नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? कवि कह रहा है कि हमारे जो नगर शहर हैं, जो हमारे बाजार है, जो आर्थिक व्यवस्था है, हर जगह क्या है? बदलाव दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नीति जो अंग्रेजों के अनुरूप थी और हर जगह अंग्रेजी वस्तुओं का प्रचार प्रसार था। देखिए कह रहा है, इस संबंध में कवि का कहना है कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीय उद्योग जो भारत के अपने थे सब नष्ट हो गए, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपयोग बंद हो गया, क्योंकि मशीन निर्मित वस्तुओं का उपयोग हस्त निर्मित वस्तुओं से क्या होगी? महंगी हो गई। जो हाथ से बनाए जाते थे वो महंगे थे और जो मशीन से बनते थे वो सस्ते थे। और मशीनी युग का कौन लाया? अंग्रेजों ने लाया। फल तब हाट बाजार गांव नगर में विदेशी वस्तुओं का प्रभाव हो गया। यहाँ के कारीगर जो भारतीय थे बेचारे बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी के कारण उनकी माली हालत खराब हो गई, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई, पहुंच गई थी। अगला जो है अपना नेताओं के बारे में कवि कह रहे हैं, नेताओं के बारे में याद है कवि की दृष्टि में कहां चल गई कवि की दृष्टि में नेताओं में के बारे में कवि का क्या राय है?
नेता लोग कैसे हो गए उस समय के, तो कह रहे हैं कि नेताओं के बारे में कवि कहना है कि वे विलासी हैं, विलासिता में जीवन व्यतीत करने के कारण अपने शरीर इतना भारी हो गया है कि उनकी अपनी धोती संभालना मुश्किल, खा पी के आनंद मना रहा और मोटा हो गए, चल भी नहीं सकता, इतना बड़ा पेट फुला लिया है कि उसको गाड़ी से उतरने का फुर्सत नहीं है, और सारी व्यवस्था करना ऐसी हो कि अपना को संभाल नहीं पाता और कहता है कि मैं दूसरों की भलाई करूंगा। वे गरीबों का शोषण भी करते हैं, उचित कह रहे कभी आप बता रहे कि उचित मेहनताना भी नहीं देते, स्वयं उनकी कमाई खाकर स्वर्गीय सुखोपभोग में मशगूल हो गया है। वे या फिरंगी के पीछे लग गए हैं, उन्हें अपनी देश की अपेक्षा विदेशी सरकार की चिंता इसीलिए रहती है। फिरंगी मतलब कौन है? अंग्रेजों, विदेशियों के पीछे लगा हुआ है, और अपेक्षा कर चिंता इसलिए रहती है कि उनकी विलासी जीवन पर कोई, अगर वे अंग्रेजों के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी विलासी भरी जो जीवन है वह कमजोर पड़ जाएगी। आगे का भी कहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ दिया हुआ आपको कि मनुज भारती देखी कोई शक्ल नहीं पहचान, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर व्याख्या की चर्चा है, आपको 5 मार्क्स में प्रश्न पूछेगा, तो जब भी आप व्याख्या लिखिए पाठ और कवि का नाम जरूर दीजिए। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से ली गई है। व्याख्या क्या भाई? कवि बद्रीनाथ चौधरी जी प्रेमगंज ने भारतीयों के दूषित आचरण पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भारतीयों का आचरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया। कारण क्या है भाई? विदेशी शासन के काल में लोग अपनी पहचान अथवा वेश विशेषता भुला दी है, और आदिकाल से भारतवासियों की अलग पहचान थी। कह रहा है कि भारतवासी आज के नहीं है, अंग्रेज के जमाने से नहीं है, मुगल शासन से नहीं है, मुसलमानों, हमारा आदि परंपरा रहा है। हमारी जो धरती है इसका कोई सीमा नहीं कि कब से भारतीय परंपराएं हैं, और भारत में इतने यशस्वी राजा हुए, सत्य हरिश्चंद्र की चर्चा है। तो भारत की जो महिमा है, गौरव है, यह बहुत पुरानी है, पुरानी परंपरा है, लेकिन इसको लोग क्या कर दिए? सब कुछ भुला दिया है। कह रहा है कि रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सभी अपने ढंग के थे हमारे, किंतु इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था में क्या हुआ? नष्ट हो गया। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की पहचान भी नष्ट हो गई, पता नहीं चल रहा है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन क्रिश्चियन है। अर्थात लोगों ने अपने आदर्श चरित्र तथा मानवतावादी विचार का त्याग करके अपनी पहचान को पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? खो दिया है। यानी हमारी अपनी पहचान जगाना कवि का मुख्य मकसद रहा इस पाठ में। अगला जो दूसरा पाठ हमारा है भारत माता। यह भारत माता क्या है? इसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। अब भारत माता समझ ले, पहले पाठ में भी हमने भारत माता की चर्चा की, भारतीयता की चर्चा की। कवि ने बताया कि भारतीयता है क्या, किस प्रकार से अंग्रेज हमारे ऊपर हावी थे। उसी अंग्रेजी दास्ता को तोड़ने के लिए हमारे सुमित्रानंद पंत ने भी इसी बात को लाया, और भारत की तुलना जो है भारतीयता की और भारत की आत्मा की जो बात है, कहते हैं कि भारत जो है, भारत माता जो है वह ग्राम में निवास करती है, क्योंकि भारत गांव का देश है और यहाँ की आत्मा गांव में बसती है। इसी चीज को इन्होंने जागृत है, क्योंकि शहर के लोग तो कुछ जागृत हो गए, और जो जागृत भी थे वे विलासिता में डूबे हुए थे। गांव में इस तरह का कोई माहौल नहीं था कि कैसे स्वतंत्रता प्राप्त करना है, कैसे क्या। गांवों की दशा दिशा पर किसी का ध्यान नहीं था, सब शहरीकरण में लगे हुए थे, शहर का तरफ ध्यान था। तो गांवों के लोगों को जगाने का काम और गांवों की दशा को बताने का कार्य गुलामी के टाइम में हमारे सुमित्रानंदन पंत ने बखूबी निभाया है, और इनके जीवन चरित्र के बारे में हम जान लेंगे। इनका जन्म 1900 ईस्वी सन में हुआ था। 1900 ईस्वी सन में इनका जन्म हुआ। इनके गांव का कुरुमांचल प्रदेश अल्मोड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। साथ ही कह रहा है कि आज जो है उत्तराखंड जिसको हम जानते हैं, कौशानी जो है इनका गांव है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तराखंड जो आज का है वही इनका राज्य है। वहीं पर इनका जन्म हुआ। 6 घंटे बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, और इनका पूरा पालन पोषण इनके पिताजी और इनके भाई और भाभीयों ने किया। इनको प्रकृति से ज्यादा प्रेम था, क्योंकि प्रकृति में इनका तो पूरा गांव ही है, वहां प्रकृति के बीच रहते थे और प्रकृति में अपनी माँ को देखते थे, और इन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी। इसीलिए इनको प्रकृति चित्रण का बेजोड़ कवि अगर किसी कवि को कहा जाए तो उस कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। और यहाँ कहता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी
का जीवन ऐसा रहा, आजीवन इन्होंने शादी नहीं की और देश स्वतंत्र, जब ये 10th क्लास में पढ़ते थे उसी दरमियान गांधी जी का असहयोग आंदोलन आया, इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश के स्वतंत्रता में लग गए। यही इनका जीवन चरित्र है। इसके बारे में बहुत कुछ आपको किताब में भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की चर्चा हम कर देंगे। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या इनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर आती है। उसी ग्राम्या से जो इनका काव्य, उसी से पाठ लिया गया है भारत माता। आपको पूछ सकता है परीक्षा में कि भारत माता किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो वह उसका नाम है ग्राम्या। चिदंबरा इनकी प्रमुख रचना है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको यह भी प्रश्न पूछेगा कि सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उस काव्य संकलन का नाम क्या है? चिदंबरा है। सारा चीज इसके अंदर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कई परिचय के माध्यम। और इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी सन में हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो पाठ दिया गया भारत माता ग्रामवासिनी, इस कविता को हम देख लेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनमानस को और भारत के परिस्थिति को बारे में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ कविता में कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। फिर यहाँ कह रहा है कवि की गंगा यमुना में अशुजल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। फर्स्ट 4 लाइन में कवि अब बताना चाहते हैं कि भारत माता जो है ग्राम में निवास करती है, गांव में रहती है। और वहां पर कौन रहा? वहां पर क्या है कह रहा कि खेतों में फैला है श्यामल, और गांव में क्या है, लोग खेती करते हैं और उनके खेत जो है हरे भरे हैं, चारों तरफ से हरियाली लगी हुई है और फसल उसमें खड़े हैं, पूरा एकदम अच्छे फसल है जो श्याम रंग के हो गए। हल्का हरा के बाद हल्का श्यामल रंग का होता है, तो उस फसल के बारे में कहते हैं कि खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। लेकिन कवि बता रहा है कि उस श्यामलता के पीछे वह परिश्रम है, वह पसीना है और मिट्टी से सना हुआ किसान है जो गांव में रहता है। इसकी चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि इस परिश्रम के कारण उनके जो है, फिर भी इतना परिश्रम करने के बाद भी उनके आंखों से दुख के आंसू बह रहे, जैसे लग रहा है कि गंगा यमुना की जो धारा बह रही है वह हमारे श्रमिक और किसानों की आंखों से निकलने वाली क्या है, धारा है। और कवि कहता है कि इस स्थिति को देख करके मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, हमारी भारत माता जो मिट्टी की प्रतिमा है, अपने बच्चों को इतना कठिन परिश्रम करते हुए देखकर और उनके आंखों से आंसुओं को बहते हुए देखकर बहुत ही दुखी है। वह अपने आप को शोकाकुल रूप में प्रकट करती है। कवि यहां बताना चाहते हैं कारण क्या है, और आगे कवि कह रहे हैं, बता रहे कि दैन जड़ित अपलक नत चितवन। देखिए कविता में दिया हुआ है कि हालत ऐसी है कि दैन जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णु मन, तम से विष्णु मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। कवि बताना चाहता है कि हालत ऐसी है, कह रहा है कि दैन्य जड़ित, दीनता से जकड़े हुए, इतनी गरीबी है जिससे वह निकल नहीं पा रहे हैं। गुलामी के समय में इतनी गरीबी हावी हो गई थी गांवों में और हर जगह पूरे भारत में। तो गांव की चर्चा करें कि दैन्य जड़ित अपलक नचित, और एक बिना पलक गिराए हुए वो लोग, उनकी दृष्टि जो है किसी के तरफ देख रही है। वह कौन है भाई? अधरों में चिरनीरव रोदन, उनके होठ अधर रोना चाहते हैं लेकिन शांत पड़े हुए, रो नहीं पाते हैं, नीरव एकदम शांत है, उसमें रुलाई भी बाहर नहीं आ रही थी, इतने कष्टित है। साथ ही कभी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि युग युग के, युगों युगों से अंधकार में वो लोग डूबे हुए हैं, उससे उनको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ऐसी उनकी हालत है। कारण क्या है? कह रहा है कि वह अपने घर में प्रवासिनी, ऐसी हालत है कि लग रहा है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, ऐसी स्थिति हो गई है गुलामी के समय कि लगता है कि हम अपने घर में ही प्रवासी का जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। जैसे हम प्रवासी के रूप में कहीं जाते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है, वैसे में भारत में रहने वाले लोगों का जो उनके भूमि पर अधिकार था, उनका अधिकार उस पर नहीं था, वे सिर्फ मजदूर बन के रह गए थे। इस कारण उनके आंखों में आंसू थी और गरीबी के कारण वे लोग, उनके होठ रोना चाहते थे फिर रो नहीं चाहते, इतनी शांति व्याप्त थी।
ऐसे हमारे लोगों की हालत हो गई थी, जनता की हालत होगी। कभी फिर आगे कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन। भारत की जनसंख्या उस समय कवि के अनुसार 30 करोड़ संतान भारत के थे, लेकिन अर्ध तन, अर्ध नंगा, आधा कपड़े उनके पास थे और आधा कपड़े उनके पास नहीं थे। ऐसी स्थिति, इतनी गरीबी थी। 30 कोटि संतान नग्न तन, शरीर पर कपड़े नहीं है उनके, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन। ऐसा था कि आधा उनका पेट भरा रहता था और आधा उनका खाली रहता था। वे शोषित जन थे और उनके पास इस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका शोषण किया और उस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र आता उसे लड़ पाए, ऐसी भी उनके पास स्थिति नहीं रही अंग्रेजों के शासनकाल में। फिर कभी कहता है कि मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवास। कहते हैं कि भारत की जनता ऐसी हो गई थी उस समय अंग्रेजी काल में, मूढ़ हो गई थी, कुछ उनको ज्ञान नहीं था, शिक्षित थी, थोड़ा भी पढ़ी लिखी नहीं थी। कह रहा है कि मूढ़ असभ्य, सभ्यता भी उनकी खत्म हो गई थी, अशिक्षा इतनी व्याप्त थी, निर्धन, इतने वे गरीब थे और उनका सर इस कारण झुका रहता था। तरुतल निवासिनी, और पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे निवास करने के लोग मजबूर थे, यानी उनके पास ना वस्त्र था, ना भोजन था, ना उनके पास घर था। ऐसी दीनता पूरे भारतीयों के ऊपर छा गई थी। फिर कभी आगे बोल रहा है कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित। कभी आगे कहते हैं कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, कंदन क्रंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित शारदेन्दु हासुनी। कभी यहाँ कह रहा है कि ऐसी स्थिति थी कि बेचारों की कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, उनकी फसलें पककर हरी एकदम सुनहले रंग की हो गई है, लेकिन वह उस पर उनका अधिकार नहीं है। इतना परिश्रम करके फसल पैदा किया, फसल खेतों में पक करके एकदम सुनहला रंग धारण कर लिए, फिर भी उनका अधिकार नहीं है। और उनको क्या कर दिया गया है, पैरों तले दबाया गया, कुचला गया, गरीबी के दंश से उनको दबा कर रखा गया है। पदतल लुंठित, पद के नीचे दबाए गए हैं वे लोग। कहता है कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, फिर भी उनकी हालत ऐसी है जितना धरती जैसे सहिष्णु होती है, धरती का आप जितना खोदिए खा दिए फिर भी धरती कुछ नहीं बोलती है, वैसे ही भारतीय जनता है, भारत के लोग हो गए थे। कितना भी उन्हें कष्ट दो, कितना भी उन्हें पीड़ा दो, उनके मुख से कुछ भी निकलता नहीं था। कभी बोल रहा है कि ऐसी हालत है कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, उनका मन बहुत दुखी था। लेकिन कभी कहता है कि इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम भारतीय हो और तुम वीरों के पुत्र हो, तुम्हारे यहाँ महाभारत जैसे तुमने युद्ध देखा, गीता का ज्ञान तुमको दिया गया, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है। तुम अपने ताकत को पहचानो और उठ खड़ा हो, आगे बढ़ो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरीके से तुम्हारा अधिकार तुमको मिलेगा नहीं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, उनके क्रंदन रो रहे हैं, चुप हैं, कंप कर अधर मौन, उनके होठ मौन है, शांत बैठे हुए हैं। राहु ग्रसित, ऐसी स्थिति है जैसे लग रहा है कि उनको राहु ग्रहण कर, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित करता है वैसे ही भारतीय जनमानस के ऊपर ग्रहण लग गया है। लेकिन कभी कहता है कि याद रखो, जब ग्रहण लगता है तब उस ग्रहण से उसको मुक्ति होती है। चांद ग्रहण से मुक्त होता है, सूरज ग्रहण से मुक्त होता है, वैसे तुम भी इस ग्रहण से मुक्त हो गए। इसके लिए तुम्हें अपने ताकत को पहचानना होगा, जानना होगा, अपने शक्ति को समझना होगा। कभी कह रहा है कि राहु ग्रसित, राहु ग्रहण करता है, शारदेन्दु चंद्रमा को ग्रहण करता है, फिर भी चंद्रमा बाहर निकल करके फिर उसी तरह से मुस्कुराता है। वैसे ही तुम वीरों के संतान हो, तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और इस ग्रहण से तुमको मुक्ति पाना ही पाना है। कभी आगे बोला चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नवच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। कभी कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता है, तुम्हारी भ्रिकुटी सिकुड़ गई है, तुम्हारे भाव जो है सिकुड़े हुए हैं, चिंतित हो, और चारों तरफ क्षितिज पर जहां भी दिखाई देता है वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा रूपी वाष्प चारों तरफ छाया हुआ है, कहीं से तुमको उजाला दिखाई नहीं देता है। लेकिन यह इतना याद रखो, आनंद श्री छाया से तुम्हारे चेहरे की उपमा किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई। तुम चंद्रमुख हो, चंद्रमा जैसा चमकने वाला तुम्हारा चेहरा जो आज दुख के कारण, चिंता के कारण जो सिकुड़ गया है वह खिलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा खिलता है। कभी बता रहा है कि आनंद श्री तुम्हारे मुख की
तुलना किसे की थी? शशि चंद्रमा से उपमा की गई है। ज्ञान मूढ़, जब महाभारत युद्ध में ज्ञान मूढ़ हो गया कौन? अर्जुन, तो वहां पर भगवान कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान दिया। यही धरती है भारत की जहां पर कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था और उसके बाद फिर उठ खड़ा अर्जुन उठा और युद्ध किया और विजयी हुआ। वैसे ही तुम गीता के ज्ञान देने वाले धरती को हो। तुम्हारे चेहरे पर यह जो मूढ़ता, यह जो अशिक्षा, जो असभ्यता दिखाई दे रही है, दिखाई देनी नहीं चाहिए। इसको तुम पहचानो और युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि अब वह समय आ गया है अंग्रेजों से लड़ने का, अंग्रेजों की बात सुनने का नहीं। कभी आगे कहते गीता प्रकाशिनी, सफल है आज उसका तप संयम। आज उसका तप तपस्या सफल होने वाला है। किसका तप है? किसने संयम सफल करने के लिए बात कही थी? कह रहा है सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुदोपम। वह तपस्वी महात्मा गांधी जिसने अहिंसा की पाठ पढ़ाई, वह जो अमृत रूपी तुम्हें अहिंसा का पान कराया, वह उसका तप आज सफल होने वाला। क्योंकि अहिंसा करता क्या है? अहिंसा जिसके पास आ गई वह शक्ति आ गई। हरती जन मन भय भव तम भ्रम, कह रहा वह हरण कर लेती है लोगों के मन से भय। लोगों के मन के भय को हरण करने वाली अहिंसा है। भव दुखों का हरण करने वाला है, तम अंधकार को हरण करने वाला है, भ्रम को दूर करने वाला अहिंसा जो तुमको अमृत रूपी गांधी जी ने पिलाया है, उसको याद करो, खड़ा हो जाओ। जग जननी जीवन विकासिनी, यह भारत माता जो है जग जननी है, पूरे दुनिया की माता और पूरे दुनिया के जीवन को विकसित करने वाली यह धरती है। इसीलिए यहाँ के लोगों को अब रोने की जरूरत नहीं है। आप उठ खड़े होइए, आगे बढ़िए और अपने शक्ति को पहचानिए और लड़िए। इस कविता में, स्वदेशी कविता में तो देश की चर्चा और इस कविता में कवि जनमानस को जागृत किया और जनमानस आगे बढ़ा। इसमें कुछ प्रश्न आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि इनका जन्म प्रकृति में हुआ था, प्रकृति से इनको प्रेम था। और ये छायावादी कवि भी पूछ सकता है, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि है? छायावाद। छायावाद के मुख्य 4 प्रवर्तक हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा यानी महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की चर्चा, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे गए हैं। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। कहाँ निवास करती है? गांव, क्योंकि भारत को गांवों का देश कहा गया है। अगला जो है आपको प्रश्न कि उच्छ्वास, पल्लव, इगवाणी और ग्राम्या किनकी काव्य कृति है? तो आपको काव्य कृति किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत, और ग्राम्या से ही यह कविता ली गई है। अगला जो आपको है कि चिदंबरा काव्य के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया। भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य संकल्प पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया? तो चिदंबरा। याद रखना इसको। प्रदेश की विद्या बढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सारी धन सारी बुद्धि कहां चली गई? विदेश। या क्वेश्चन उस पार्ट से इसमें आ गया है। अगला जो है पंत जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी, कौसानी उत्तरांचली। आप सीधा याद रखना, 1900 ईस्वी आपको याद रहेगा। अगला जो कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथार्थ तथ्य, जो सच्चाई है उसको यहाँ पर दिया है, काल्पनिक नहीं है। ये जो यथार्थ उस समय की स्थिति थी उसी का प्रस्तुत कविता में किया गया है। और भारत माता शीर्षक पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया? ये भी प्रश्न है। तो ग्राम्या, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगला जो है इसमें कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी जान लेना होगा हमें। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी? क्यों लग रहा है कि अपने घर में प्रवासिनी की तरह रहे, प्रवासी की तरह रहे? क्योंकि उनका पूरे भारतीयों का अधिकार जो था, जो उनके संतान थे, जो उनके बेटे थे, जो भारत में रहने वाले थे, सारा उनका अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिया था। इसीलिए ऐसा लगता था कि वह प्रवासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पराधीनता का भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। कारण अंग्रेज शासकों के होने के कारण लोगों को अपने शासक के आदेशों का पालन करना पड़ता था। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया था। किसका अधिकार? अंग्रेजों का। वह उसी के मर्जी से किसी साधनों का उपयोग करते हैं अथवा नहीं। जमीन, जायदाद, शिक्षा, संस्कृति तथा कल कारखाने सब कुछ
कहाँ चले गए भाई? उनके अधीन। इसीलिए लोग अपने घर में प्रवासी का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। दूसरा क्या है, कवि कह रहे हैं कि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूड क्यों कहा गया? क्यों है गीता प्रकाशनी ज्ञान मूड? कह रहा है कवि देशवासियों को ज्ञान मूड इसलिए कहता है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया था? गीता का ज्ञान दिया था, देना पड़ा। स्वयं श्री कृष्ण अपने उद्देश्य में कहा भी था कि अज्ञानता के कारण जब आदमी अज्ञानी हो जाता है तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है अथवा मोहग्रस्त होता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अज्ञानी होगा तो मोह उसको घेर लेगा और वह जो है लोभी हो जाता है और उसी कारण वह जो है क्या पराधीन होता है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य है कि गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं कर रहे, उसको सह रहे हैं। इसीलिए कवि भारत माता को ज्ञान मूड कहता है कि हम ज्ञान मूड हैं, लेकिन ज्ञान मूड होने के बाद गीता का ज्ञान प्राप्त करो और फिर युद्ध करो, आगे बढ़ो। फिर आगे कवि बोला कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? क्या उसका तप संयम समय भाई? तो कह रहे कवि ने तप संयम की सफलता के विषय में कहकर महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के विचारों को लाया। संकेत किया है कि कवि का कहना है कि गांधी जी ने हिंसा रूपी अमृत रस पान करवाया। बोला था गांधी ने कि अहिंसा से हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, अहिंसावादी, हिंसा नहीं। लोगों के भीतर स्थित भय आतंक अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। अहिंसा रूपी अस्त्र ने देशवासियों में एक ऐसा चमत्कार पैदा कर दिया है कि वह फिरंगी को जड़ से उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे और लेते हैं और हमें स्वतंत्रता मिलती है। अगला इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न आपको है कि स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित अधरती सा सहिष्णु मन कुंठित, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें है क्या? तो प्रस्तुत पंक्तियां भारत माता ग्रामवासिनी पाठ से ली गई है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिनका जन्म 1900 ईस्वी सन में हुआ। इनकी प्रमुख रचना ग्राम्या और चितंबरा, और इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी सन में हो गई। अब इतना के बाद कह रहा है कि व्याख्या भारत माता शीर्षक पाठ प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि पूर्वजों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करते देशवासियों को संदेश देने का प्रयास किया, जिन्होंने अपने आन मान शान के लिए खून की नदियां बहा दी थी, जिनकी संपन्नता तथा यशोगाथा का विशाल इतिहास है। उसी देश के निवासी अभी संघर्ष के कारण फिरंगी सरकार के अधीन हो गए हैं और बेचारे वे दबे हुए हैं। अपने ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। शोषण के विरुद्ध बिना कुछ बोले धरती के समान वे सहनशील हो गए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं जैसे धरती बर्दाश्त करती है। कह रहा है काट कूट धरती से काट कूट बन रहा है, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, कुशबद सज्जन सहे दूजो सहयो न जाई। यह 3 ही 4 लोग हैं जो बर्दाश्त करते हैं। काट कूट जो है पेड़ सहता है, कितना भी काटो नहीं बोलेगा। खोद खाद धरती सहती है और कुशब्द खराब वाणी सज्जन लोग सहते हैं। दूसरे किसी सही जाति नहीं है। तो भारत के लोग सज्जन है, धरती साथ सहिष्णु होंगे जो बर्दाश्त कर रहे हैं। साथ साथ कवि देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति में खिज प्रकट करते हुए कहते हैं कि लगता है कि पराधीनता ने उनके स्वाभिमान को उसी प्रकार नष्ट कर दिया है जैसे स्वर्ण पूर्णिमा की चांदनी को कौन ग्रसित कर लेता है? राहु ग्रसित करके समाप्त कर देता है, लेकिन फिर भी ग्रहण कर लेता है। धरती सा सहिष्णु उपमा अलंकार है, तो राहुल ग्रह में लुप्त उपमा अलंकार की भी चर्चा है। अगला जो हमारा पाठ है, हम जनतंत्र का जन्म। अब यहां तक 2 पाठों में हमने स्वतंत्रता के लिए जनता को जागृत किया, जनता अहिंसा के साथ लड़ी, तप तपस्या उनका सफल हुआ और हम लोग विजयी हुए और हमको स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता मिल गई तो हमारे पास वो अधिकार आ गया, वोट देने का अधिकार आ गया। उस जनता के पास वोट देने का अधिकार आ गया जो नंगी थी, भिखमंगी थी, जो असभ्य थी, और कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो सहिष्णु थी। आज उस जनता का स्वागत किस रूप से हमारे जय रामधारी दिनकर करते हैं? अपने हुंकार, इन्होंने काव्य लिखा था हुंकार, उसी हुंकार से कविता ली गई है जनतंत्र का जन्म। यानी भारत देश में लोकतंत्र का जन्म हो गया, जनतंत्र का जन्म हो गया और भारत देश को स्वतंत्रता मिल गई। तो परिस्थिति कैसी है, इसकी चर्चा जो है कवि अपने कविता के माध्यम से कर रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे रामधारी दिनकर जनतंत्र का जन्म
दिनकर जी, इनका फोटो आप देख सकते हैं। और कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है, इनके बारे में हम जानेंगे कि इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया है। हिंदी साहित्य में दो राष्ट्र कवि हैं, एक का नाम है मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं, और दूसरे राष्ट्र कवि हमारे बिहार के हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका ओजपूर्ण जो वाणी रहा, इनके कविता का मुख्य जो प्रतीक रहा, ओजता के साथ इन्होंने अपनी बातों को प्रकट की है। जब भी इन्होंने कविता लिखी जिसमें ओज था, एक जोश था, उसी जोश जुनून के कारण भारत देश आगे बड़ा स्वतंत्र हुआ। और ये जो छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग के कवि के रूप में इनको जाना गया, और वहां से इन्होंने अपनी रचनाओं को धार दी है। यहाँ पर इनके बारे में इनका जन्म जो है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी सन, गांव का नाम है सिमरिया, जिला है बेगूसराय, पहले मुंगेर में था, बेगूसराय है, मोकामा वहां शहर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ रामधारी सिंह दिनकर का। वहां से ये पढ़ाई लिखाई, प्राइमरी शिक्षा गांव में, फिर हाई स्कूल मोकामा से, इंटर और बीए जो है यहीं पर पटना कॉलेज पटना से किए हैं। हिस्ट्री ऑनर्स इनका रहा है। साथ ही इनकी जो काव्यात्मक रचनाएं थी वह जो है पढ़ाई के क्रम में ही शुरू हो गई थी, और आगे चल के इन्होंने इनकी और आगे में राष्ट्र कवि की इनको उपाधि दी गई। साथ ही भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। उसके बाद जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, उसमें राज्यसभा के ये सांसद के रूप में भी कार्य किए हैं। इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा रहा। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उसके बाद उर्वशी इनकी सर्वोत्कृष्ट चर्चित रचना रही, जो ओज का कवि था, जो वीर का कवि था, प्रेम का कवि बन करके उर्वशी नामक जो उर्व में बसने वाली है उसे उर्वशी कहा गया, हृदय में बसने वाली को। उस स्वर्ग परी की कथा इन्होंने व्याप्त की, जिसके ऊपर इनको सर्वोत्कृष्ट कृति इनकी रही, और इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। साथ ही इनका लिखे इन्होंने कि संस्कृति के 4 अध्याय इनकी गद्यात्मक रचना है, जिस पर इनको भी पुरस्कार सहित अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिट्टी की ओर, परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। आज जो हम पढ़ने के लिए जनतंत्र का जन्म जा रहे हैं, इनके हुंकार जो काव्य संकलन है उसी से लिया। कुरुक्षेत्र भी इनका बहुत ही अच्छा रहा, रश्मि रथी भी इनकी बहुत अच्छी रही, और इनका उर्वशी भी बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ पर जनतंत्र का जन्म, इनकी मृत्यु जो है 1974 ईस्वी सन को हो गई थी। आज जो है कविता आपको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जनतंत्र का जन्म, इसमें स्वतंत्रता के बाद की कविता है, जिसमें स्वतंत्रता बाद भारत के जो लोग हैं उनके बारे में बता रहे कि वे कैसे थे। कविता को ध्यान से देखेंगे कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पर इठलाती है, दो राह समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस तरह की कविता, ओजपूर्ण कविता इन्होंने लिखा कि इस कविता को पढ़कर हर जनमानस में आजादी का जो उमंग था वह पूर्ण रूप से भर गया। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि सदियों से हम गुलामी की दास्ता के अंदर जकड़े हुए थे। वह राख जो थी, कह रहा है कि बुझी राख अब सुगबुगाई हुई है, जो बुझ गई थी आग वह सुगबुगा रही है, और लोकतंत्र का जन्म हुआ, जनतंत्र का जन्म हुआ। कवि कह रहा है कि मिट्टी सोने का ताज, यह जो मिट्टी थी सोने का ताज बन के खिला रही है, उमंग से आगे बढ़ रही है। दो राह समय के रथ का घर घर करेगी, समय का जो चक्र है वह घूम गया है, और उस आवाज को सुनो, तुम सिंहासन खाली करो, राजतंत्र को हटाओ, क्योंकि जनता का शासन जनतंत्र लोकतंत्र आ रहा है। इसीलिए जो राजतंत्र राजशाही चल रही थी उसको समाप्त कर देना है, और भारत में स्वतंत्रता का लहर आगे बढ़ रहा है और जनता का राज हो गया है। फिर आगे कवि कहता है कि जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही जनता जो मिट्टी की मूर्त जैसी थी, कुछ ही बोलो कुछ भी नहीं बोलती थी। कहते हैं जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जाड़े में ठंडे में हर दुख को वह बर्दाश्त करने वाली जनता थी। जय अंग अंग में लगे सांप को इस प्रकार से उसको चूसा गया, उसको शोषित किया गया, कष्ट दिया गया, जैसे सांप काटने पर जो डंक लगता है उस तरीके से उस जनता को शोषित किया गया, उसका शोषण हुआ। वही जनता आज खड़ी है। जय कह रहा है कि तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाला, इतना कष्ट देने के बाद भी कभी वह बोलती नहीं थी। धरती सा सहिष्णु जनता जो आज खड़ी हो गई। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, वही गरीब जनता
जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, बहुत दुख सहने वाली है जनता है जो सहती है, सह रही थी और सह रही है। आगे कभी कहता है कि सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। सब कुछ सहती है लेकिन जनमत का ताकत आ गया, वोट का ताकत आ गया, अपना जनमत करेगी और अपना राजा चुनेगी। किसी राजतंत्र राजा आया हुआ नहीं होगा, उसका शासन होगा, जनता का शासन होगा। है प्रश्न गुट जनता पर, इसका क्या कहती है। मानो जनता हो फूल ऐसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कह रहा है कि ऐसी जनता को लोग समझते हैं कि जनता क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि फूल जैसी है, जब चाहो उसको दोनों में सजा लो, जैसा चाहो ऐसा रणनीति बना लो। वही जनता की बात है। अथवा कोई दुधमुही ऐसी जनता है कि दुधमुही बच्ची जिसको कुछ ज्ञान नहीं रहता और हम 4-5 खिलौने दे करके उसको फुसला देते हैं, वही जनता को फुसलाने का कार्य हो रहा है, वही जनता फुसलाई जा रही है, वही जनता है। कह रहा है कि जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। कहता है कि लेकिन जनता तो सीधी सादी होती है, दुख सहती है, कुछ नहीं बोलती है। तुम उसको फूल जैसा मानो या उसको दुधमुही बच्ची जैसा मानो, जैसा चाहो उसे बहला फुसला, लेकिन जब जनता जगती है, अपने अधिकार को पहचानती है, तो कहता है कि क्या होता है भाई, भूडोल बवंडर उठते हैं। भूमि डोल जाता है और बवंडर आते हैं। क्या भाई, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती, जब गुस्सा हो अपने भ्रिकुटी को चढ़ाएगी, अपने भीरुकुटी को जब चढ़ाएगी, भौरों को चढ़ाएगी, तब क्या होगा भाई। कह रहा है कि दोहरा समय के रथ घर घर राज सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वही भ्रिकुटी तान ली है और युद्ध के लिए तैयार होकर अब स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, वो जनता आ रही है, तुम राज सिंहासन को खाली करो। आगे कभी फिर कहते हैं कि हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाती। जनता जब हुंकारती है तो महल के भी नींव क्या होते हैं, उखड़ करके गिर जाते हैं। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, सांसों के बल में जो ताज है राजा का, वो हवा में उड़ जाएगा। इतनी जनता के अंदर ताकत है। जनता की रोके रास में ताव कहा, जनता को रोकने वाले किसी के पास ताकत नहीं है। कोई भी ऐसा आदमी जो जनता के ताकत को रोक सके, वह जिधर चाहती उधर काल उधर ही मुड़ता है, जिधर चाहेगा उधर ही काल भी मुड़ जाएगा। इतनी जनता के पास ताकत है। कभी आगे कहते हैं आब्दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार। कह रहा है कि सदियों का, सहस्त्र सदियों का, कह रहा है कि सैकड़ों हजारों वर्षों का जो दुख तकलीफ था वह खत्म हुआ। कह रहा है बीता गवाक्ष अंबर के दहकते जाते। कह रहा है कि अंबर के दरवाजे भी अब जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं। या और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय, या कोई और नहीं है, जनता है उसके अजय स्वप्न है। चीरते तिमिर का वह वक्ष उमड़ते आते हैं। चीर करके अंधकार के वक्ष को फाड़ करके प्रकाश में वह आगे बढ़ रहे हैं। कभी आगे बोल रहा है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत, सबसे बड़ा सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र लोकतंत्र अब आया है, वह भारत का है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 करोड़ जो भारत की जनता, उसके लिए सिंहासन बनाओ कि यह एक राजा का नहीं, 33 करोड़ जनता का शासन होगा इस देश पर। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। आज जो अभिषेक होगा राजा का नहीं, किसका होगा, प्रजा का होगा। तय कह रहा है कि 33 कोटि जनता के सिर के ऊपर मुकुट धरो। 33 करोड़ जो जनता थी उसके ऊपर मुकुट धारण करने की बात कभी हमारे रामधारी से दिनकर कहते हैं। आगे आरती लिए तू कहे किसे ढूंढता है मूर्ख। कहते हैं कि आरती लेके किसको तू ढूंढ रहा है। क्यों भाई, मंदिरों राज प्रसादों में ता खानों में। कहा ढूंढ रहा, मंदिर में जाएगा कि राजप्रसाद में जाएगा, खाने में जाएगा, कहीं नहीं। देवता तुम्हारे कहाँ है, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहा है। तुम जाकर देखो, जो देवता है सड़क पर मिट्टी तोड़ रहा, नहीं तो देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। वही भारत देश की जनता है जो देवता तुल्य है, जो खेतों और खलिहानों और पत्थरों को खदानों में तोड़ने वाली जनता। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, उनका फावड़ा और हल जो है राजदंड बनेगा। घूसरता सोने में श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी जनता का श्रृंगार करो, जनता का शासन होने वाला है। समय का चक्र घूम गया है और राज किसका होने वाला है, जनतंत्र, जनता का शासन मिलने वाला है। इसमें कुछ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे जो है दी गई है। भावार्थ आपको मैंने समझा दिया।
और पूर्ण रूप से इसको समझ गया ना। ऐसे भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको सुनिए, कुछ जो चीजें छूट गई उसको आपको ध्यान में आएंगी। यहाँ पर दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि रामधारी दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908, सिमरिया नामक गांव, बेगूसराय जिला, और राज्य कौन सा है? बिहार है। आगे है हुंकार, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर एवं रश्मिरथी किसकी कृति है? अर्धनारीश्वर 12th में पढ़ना है आपको, हिंदी में जाइएगा तो। और हुंकार से या तो लिया गया है जो कविता आप पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र इनका है जो महाभारत युद्ध में हुआ था उसका वर्णन किया है, रश्मिरथी जो है आपको कर्ण से जुड़ा हुआ है, बहुत ऐतिहासिक इनके सारे कविताएं रही है। तो यह लिखने वाले कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा कृति है? उर्वशी। उर्वशी की हमने चर्चा की है, बताया है। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कौन सा सम्मान दिया गया? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। दिनकर जी किस काल एवं युग के कवि है? कौन सा काल है? आधुनिक काल है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसका युग कौन सा है? छायावादेतर युग। उत्तर छायावाद के ये है, छायावादेतर युग के कवि माने जाते हैं। अगला है कि दिनकर जी किसके हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाते हैं? शासक के, विदेशी के, राजा के और जनता के। कविता से प्रश्न है आपको। अगला आपको दिया गया है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पनीट लाटी। अब पंक्ति किस पाठ से? ऐसे ही पूछेगा आपको, बहुत सारे पंक्तियां बीच का दे देगा और बोल देगा कि पंक्ति किस पाठ की है, किसके द्वारा लिखी गई है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यह दिनकर की पंक्ति है जो आपको कहां से ली गई है? तो यह जनतंत्र के जन्म पाठ से ली गई है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? राजा है, अधिकारी है, मंत्री है? नहीं, जनता को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया है। लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसके अंदर आपको कुछ लघुत्तरीय प्रश्न एक हमने रखा है। इसमें कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करो। तो कवि की दृष्टि में समय का रथ का घर घर नाद भारत में जनतंत्र का उदय का जो जयघोष है, जयकारा है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनता के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है और जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तात्पर्य की शासन पर ऐसे लोगों का अधिकार दिया गया जो सदियों से उपेक्षित थे और पीड़ित तथा शोषित। पीड़ित यानी कष्टित थे, शोषित थे, दबाए हुए थे, कुचले गए थे, उन लोगों को अधिकार मिला कब? जब जनतंत्र का जन्म हुआ, जब स्वतंत्रता हमको मिली तब। इसके पहले मुगलों और मुसलमानों का शासन भारत पर रहा, उसके बाद अंग्रेजों का रहा, यानी हजारों वर्ष की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिला था और अधिकार हो गया। विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? यह प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसके अंदर इसको ध्यानपूर्वक देखना है, 5 मार्क्स में आने की संभावना है आपको। विराट जनतंत्र का स्वरूप नवीन भारत है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत है, जिसका उदय हुआ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इतने बड़े देश शासन शक्ति जनता में नहीं थे। इस पद्धति में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि सरकार का गठन करती है। यानी लोकतंत्र पूरे दुनिया का बड़ा है, जनसंख्या में दूसरा है। फिर भी राजतंत्र का जनता अपना वोट नहीं देती थी और अपना अधिकार उनको खत्म था और उनकी सरकार चुनने की उनकी कोई अधिकार प्राप्त उनको नहीं था। तो ये सारे अधिकार उनको मिल गए। कह रहा है देश हित की बात सोचते हैं। कभी भी दृष्टि में आज के देवता कौन है? कभी कहता है कि दृष्टि में कौन है आज की दृष्टि में, तो वह कहाँ मिलेंगे? कभी के आज के देवता कह रहा है कि खेत खलियान और कारखानों में काम कर रहे मेहनत का जिनके प्रयास देश के आर्थिक विकास होता है। यानी जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो जिसके कारण पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है भारत की। क्योंकि भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसके 80% गाँव में खेती पर डिपेंड है लोग। नेता अधिकारी अपराधिकारी इन्हीं की मेहनत पर निर्भर करते हैं। कभी का मानना है कि कोई भी तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके पास विशाल जनता जनशक्ति हो। तात्पर्य मजदूर किसान हितैषी देवता कहलाता है। जो कि मजदूर और किसानों का हितैषी है वही किसके स्वरूप है? देव का स्वरूप है। फिर कहता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख और मिट्टी सोने का ताज पानी लाती है। प्रसंग से व्याख्या कीजिए।
और इस प्रकार से इसके अंदर सारे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको समझाया। जो भी आज 3 पाठों की मैंने चर्चा की, पहले भी 3 पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया। लमसम हमको लगा 10th क्लास का क्रैश कोर्स हो चुका है, कुछ पाठ रह गए हैं तो उसको आपको 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।